तो आज का ना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम ना कल वाले सेशन को भी मजीद लेके चल रहे हैं। कल हमने लीनियर रिग्रेशन पढ़ी थी सिंपल में। आज हम लीनियर रिग्रेशन ही पढ़ रहे होंगे पर उसका ना वेरिएंट पढ़ रहे होंगे डिफरेंट। वो किधर यूज होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं, उसको देखेंगे। ठीक है? हमने रिग्रेशन क्या पढ़ी थी? रिग्रेशन क्या होते थे? हमारे पास मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग के दो टाइप्स हैं कि अगर आप नंबर के ऊपर मशीन लर्निंग अप्लाई करते हैं तो हम रिग्रेशन के ऊपर होते हैं, तो आप कैटेगरीज के ऊपर कर रहे होते हो फिर हम किसी और तरीके के साथ उसको सॉल्व करते हैं और उसको करते हैं क्या क्वेश्चन। अब जब हमारे पास नंबर आ गए, ठीक है, हमारे पास नंबर आ गए, उसको हमने डील करना है। अब नंबर्स भी डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। एक सिनेरियो आ गया, इस टाइप के नंबर्स आएंगे तो हमने क्या कौन सा एल्गोरिथम लगाना है, तो वो हम कल देखते थे कि हमारे पास अभी नंबर्स आए थे। न्यूमेरिकल डाटा को हम काम कर रहे थे और नंबर्स भी किस फॉर्म के अंदर आए थे कि एक इनपुट कॉलम था और एक आउटपुट कॉलम था। इनपुट कॉलम था एक, मतलब कि हम सिर्फ एक कॉलम के बेसिस के ऊपर डिसाइड कर रहे थे, प्रेडिक्ट कर रहे थे अपना आंसर। तो ये कितने डायमेंशनल डाटा हो गया? 2D डायमेंशनल डाटा हो गया ना कि इनपुट है और आपके पास आउटपुट है। फिर उसके लिए हमने एक इक्वेशन को यूज किया था, वो थी लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस b, के लीनियर डाटा था। ठीक है, तो वहां से हमने लाइन प्रेडिक्ट किया था कि जितने भी पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे ना ग्राफ के अंदर, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक इनपुट डाटा है, एक इनपुट कॉलम है और एक आउटपुट कॉलम है। मैं उसको क्या करूंगा, 2D ग्राफ में प्लॉट कर दूंगा। ठीक है, इनपुट और आउटपुट को, तो 2D इनपुट और आउटपुट 2D को मैंने आपको इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ 2D पॉइंट्स आ रहे होंगे कुछ। अब उन पॉइंट्स को मैंने एक लाइन गुजारनी है उसमें से, और जो मेरी बेस्ट फिट लाइन होगी ना, उस लाइन के ऊपर इन द फ्यूचर जो भी आंसर होगा ना, वो मेरा प्रिडिक्शन। तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा। ठीक है, आज हम बताते हैं, आज हम इसी से कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास अगर मल्टीपल इनपुट्स आ गए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ऐसा डेटा सेट आ गया, कल वाला डेटा सेट जो था कि हमारे पास R&D भी है, हमारे पास मार्केटिंग स्पेंड भी है। ठीक है, हमारे पास बताओ कि कौन से मुल्क के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, सब चीजों का डाटा है। इस बेस के ऊपर मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ यार, अब मुझे बताओ कि कंपनी कितना प्रॉफिट कर सकती है। कि मेरे पास 1 लाख रुपए R&D का बजट है, 1 लाख रुपए मार्केटिंग का बजट है, 10 मेरे एम्प्लॉयज है, पाकिस्तान में मेरी कंपनी है। तो अब मुझे बताओ कि मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है। ठीक है, वो तो नियर टू फ्यूचर होगी, ज्यादा अच्छा प्रिडिक्ट कर रहा होगा। ठीक है, ज्यादा अच्छे फीचर्स एक्सपेक्ट करनी है हमने, ज्यादा अच्छी प्रिडिक्शन होगी, और उसको डील करना भी उसी तरह ही होगा। आपने देखा था कि अगर दो हमारे पास थे, एक इनपुट और एक आउटपुट, तो हमारे पास 2 डायमेंशनल डाटा था। आज हम मल्टी डायमेंशनल डाटा की बात करेंगे, या आज हम एक्सपैंड करेंगे इस डाटा को इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल डायमेंशंस। आज हम एग्जांपल ले रहे होंगे तीन के साथ इसलिए एग्जांपल लेंगे क्योंकि ग्राफ पे प्लॉट करना आसान है। तीन से ज्यादा चीजों को हम प्लॉट करके देख नहीं सकते। ठीक है, अब हमारे पास अगर दो इनपुट और एक आउटपुट होंगे, तो हमारा कौन सा डायमेंशनल डाटा होगा? दो इनपुट और एक आउटपुट, कौन सा डायमेंशनल डाटा होगा? किस डायमेंशन में हमारा डाटा होगा? दो इनपुट और एक आउटपुट, एग्जैक्ट बताएंगे इसके। दो इनपुट और एक आउटपुट, कितने डायमेंशन? मल्टीपल लीनियर तो वो होगा, मुझे एग्जैक्ट डायमेंशन बता दे। कि अभी हमने देखा था कि एक इनपुट और एक आउटपुट था, तो हमने ग्राफ में किसका प्लॉट किया था? एक इनपुट और एक आउटपुट, एक इनपुट और एक आउटपुट, इसका प्लॉट कर दिया था। तो बस 2D डाटा था, पर बस दो इनपुट्स आ गए और एक आउटपुट आ गया। अब मैं किस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करूंगा, किस डायमेंशन में रिप्रेजेंट करूंगा? दो इनपुट्स और एक आउटपुट है ना, तो 3D में करूंगा आपको। पहले एक इनपुट और एक आउटपुट में 2D में कर रहा था, अब दो इनपुट्स और एक आउटपुट है तो 3D में करूंगा। ठीक है, दो इनपुट्स है ना मेरे पास है,
मैंने प्लॉट करते हैं ना, सिंपल सी बात है कि मेरे पास एक इनपुट और एक आउटपुट है, तो मैंने ग्राफ में किससे प्लॉट किया? ये देखिए ना कि मेरे पास एक इनपुट था और एक आउटपुट था, मेरे पास 2D ग्राफ बना था। अब मेरे पास 2 इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स हैं, 1 आउटपुट है। अब मेरे पास 3D बनेगा ना, अगर मेरे पास 3 इनपुट्स होते और 1 आउटपुट होता तो 4 डायमेंशंस होती। लेकिन 4 डायमेंशनल हम ग्राफ नहीं बना सकते, डायमेंशंस 4 ही जाती हैं हमारी। हमारे पास 4 इनपुट्स होंगे और 1 आउटपुट होगा तो हमारे पास 5 डायमेंशंस होंगे। इसी तरह जितने हमारे पास कॉलम्स होंगे, जितने हमारे पास इनपुट्स होंगे, इनपुट प्लस 1 हमारे पास डायमेंशंस होंगी जाहिर। इनपुट हमारे पास 1 था तो 2 डायमेंशन, 2 है 3 डायमेंशन है, तो एक आउटपुट का कॉलम भी है मेरे पास। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब हमने लाइन की क्वेश्चन देखी थी, उसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है। लाइन की क्वेश्चन एम एक्स प्लस बी थी, यहाँ पर एक्स ए की थी। ठीक है। यहाँ पे चेंजिंग नहीं हो रही थी, एक्स ए की था, यहाँ पर 2 एक्स। ये नहीं है हमारे पास, 2 एक्स है, इसको जी भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, नाम भी तो चेंज है। ठीक है? तो हमारे पास इन दिस केस इनपुट्स 2 है और आउटपुट 1 है। तो हमने क्या किया, हम इसी लाइन के अंदर क्या किया, जो हमारे लाइन का फॉर्मूला था, अपने दूसरे इनपुट को भी ऐड कर दिया। अब क्या हो गया फॉर्मूला, m1 x1 m2 x2, भी वैसे ही है। अब आपने अगर मैथ्स में पढ़ा हो प्लेन का फॉर्मूला, तो वो यही था कि इसमें ना डायमेंशन ऐड होते हैं। प्लेन वही चीज होती है, एक लाइन ही होती है, बस डायमेंशन ऐड। मैं प्लेन की एग्जांपल इससे देता हूँ, आप आपने इमेजिन किया कि अब हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं कि आपका कमरा है, उसके अंदर ना जगह जगह ना बॉल्स फेंक रही है, हवा में फ्लोट कर रही है बॉल्स। और आपने एक ऐसी चीज बनानी है, ऐसी चीज ड्रॉ करनी है उस रूम के अंदर कि ऐसी चीज फिट हो जाए उन तमाम बॉलों के दरमियान कि एरर कम से कम। क्योंकि हमारा गोल क्या है अभी तक कि एरर को मिनिमाइज करना। हर बंदे का यही गोल होता है कि लॉस को कम कर, एरर को कम कर। तो मेरे पास रूम है, ठीक है, मैं देखूंगा कि मेरे पास ना रूम में आगे ये बॉल्स ना फ्लोट कर रही है। तो मैं एक ऐसी चीज यहाँ पे लाके रखूँ, ऐसी फिट चीज लाके रखूँ कि वो इन सारी बॉल्स को इस तरह डिस्प्लेस कर रही हो, इस तरह उस उनके दरमियान डिस्प्लेस कर रही हो कि एरर कम से कम हो। ठीक है। अब यहाँ पे 2 इनपुट से मैंने लाइन को 2 इनपुट्स के लिए कर दिया, 3 इनपुट्स होते हैं मैं 3 इनपुट्स के लिए कर दिया था, n इनपुट्स होते तो मैं n इनपुट्स के लिए कर देता। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन को जनरलाइज कर दिया है। पहले हम m ले रहे थे, अब मैंने बीटास लेना शुरू कर दिया। बीटा 0, बीटा 1, बीटा 2, अब मैंने इक्वेशन जनरलाइज कर दी है। इससे क्या होगा कि अब हमें इन फ्यूचर पहले हम m और b फाइंड कर रहे थे ना, ठीक है, अब हमें सारे बीटास को फाइंड करना है, जितने भी 1 2 3 4। ठीक है। दो की केस में 3 बीटास होंगे, क्योंकि एक आपका यहाँ पे इंटरसेप्ट भी होता है। ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, मैंने क्लियर कर दो। हमारे पास जितने डायमेंशंस, जितने इनपुट्स होंगे, जितने आउटपुट होंगे, उतने डायमेंशंस का डेल्टा होगा। ठीक है। अब हमारे पास कल हमने सारी अपनी डिस्कशन की थी लाइन के ऊपर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। एम एक्स प्लस बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कि इसके अंदर x जो है वो एक ही है बस। एम एक्स प्लस बी, हमारा इनपुट एक है बस x, दैट्स इट, कोई इनपुट नहीं है दूसरा हमारे पास, एम एक्स प्लस बी। लेकिन हमारा, हम जो आज केस पढ़ रहे हैं उसके अंदर मल्टीपल इनपुट्स है। तो अब हम क्या करेंगे, एम एक्स वन प्लस एम एक्स टू प्लस बी। ठीक है। प्लस बी, अब ये हमने दोनों इनपुट्स को ऐड कर दिया, लेकिन अब सवाल आएगा कि कौन सा एम किधर लगेगा, तो हम एम को भी डिफाइन कर देंगे। पहले वाले के साथ एम वन लगेगा, दूसरे वाले के साथ एम टू लगेगा, लगा देते हैं। ठीक है। अब मेरे पास इन दिस केस 2 इनपुट्स थे, एक्स वन भी था और एक्स टू भी था, तो मैंने अपने लाइन की इक्वेशन को प्लेन बना दिया। प्लेन क्या होता है, कुछ इस टाइप की चीज होता है, कुछ इस टाइप की चीज होता है। अब हम क्या कर रहे होंगे, 3D स्पेस को इमेजिन करें। अब हम 3D स्पेस के ऊपर एक लाइन रखने की बजाय ना एक प्लेन रखेंगे। एक प्लेन को हम इस तरह रखेंगे, एक प्लेन को हम इस तरह डिस्प्लेस करेंगे कि एरर मिनिमम से मिनिमम।
उस दिन भी मैंने आपको भेजा था, कल भी मैंने आपको एक लिंक भेजा था और लिंक शो भी किया था, वो आपके ट्यूशन के लिए थे। असल में वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है? जो मैंने 3D लिंक भेजा था ये प्लेन है, एक लाइन नहीं थी। आपको इंट्यूशन देने के लिए ये चीज़ भेजी थी, अगर आपने खुद से ट्राई की। 3D इंटरेक्टिव हमारे पास था मॉडल, जो क्या कर रहा था, आपको दिखा रहा था कि प्लेन किस तरह डिस्प्लेस हुआ होगा बिटवीन द पॉइंट्स। ये एक प्लेन है, आपको नजर आ रहा है। ये एक लाइन नहीं है, ये एक प्लेन है, प्रॉपर प्रॉपर 3D में आपको स्पेस में नजर आ रहा होगा, ये प्लेन प्लेन सी चीज है। ये देखिए 3D है ना, ये प्लेन है। अब ये 3D अगर आप इस सरफेस को देखें, या 3D वे में अगर आप इसको देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा ये पॉइंट से फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है, ये प्रिडिक्शन है, 3D स्पेस है, ठीक है? यहाँ तक से कोई कंफ्यूजन? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं। पूछ ले लेना तो, बाकी तो बता। कंफ्यूजन है तो पूछ लें फिर, ताकि आगे नहीं सके। क्या अब हमने प्लेन ड्रॉ कर, हमारा पहले पहले दिन से एक ही मकसद है कि हमने कुछ इस तरह की फिट चीज निकालनी है, जो हम इन द फॉर्म इन द टर्म्स ऑफ फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर सके। फॉर्मूला के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तभी तो हम इन फ्यूचर में कर सकते हैं ना, कुछ वैल्यूज पुट करके। सिंपल जो हम मैथ में करते थे, मैथ में हमारे पास फॉर्मूला होता था, वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है? हमारे पास जब एक इनपुट और एक आउटपुट था तो 2D से बेस थी। अब हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल आउटपुट्स हो गए, तो हमने इसको चेंज कर दिया फॉर्मूला, कि एम एक्स प्लस बी था, अब हमने M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस बी कर दिया, ठीक है? और मैंने एम और बी दो कोफिशिएंट्स लेने के बजाय इसको जनरलाइज कर दिया फॉर्मूला को। अब मैं सारे बीटा ही ले रहा हूँ, इसको भी बीटा कह रहा हूँ, इसको भी बीटा कह रहा हूँ, इसको भी बीटा कह रहा हूँ, ठीक है? बीटा जीरो इंटरसेप्ट है जो ये था हमारे पास, ठीक है? M1 हमारे पास B1, M2 हमारे पास बीटा 2। तो उसको मैंने इक्वेशन को जनरलाइज कर दिया, अब हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है, ठीक है? कंटिन्यू करूँ यहाँ से आगे, यहाँ तो क्लियर है सब? ज्यादा बता, बाकी भी बता, ठीक है? अब आपने मैट्रिसेस पढ़े होंगे, ठीक है? मैं इस इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में तो लिख सकता हूँ, मैं ये एक ही तो इक्वेशन है, मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस लिख लूंगा, y1 y2 y अप टू yn, ठीक है? और ये मेरे पास फॉर्मूला जो है बीटा जीरो बीटा वन एक्स, अब ये वन वन हो जाए तो फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं। वन वन का मतलब क्या है कि पहला पहली रो पहला कॉलम, पहला पहला ही है और पहली रो का, ठीक है? पहली रो का ये दूसरा है, इस अप टू एन, तो मैंने इसको इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस डिस्प्ले कर दिया, क्योंकि हम आगे हमें इसका अंदाजा होगा, ठीक है? अब हमने मैट्रिक्स में एक रूल पढ़ा था कि हम बीटास को अलहदा कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स पी हमने पढ़ा था, ठीक है? तो हम अपने बीटास को अलहदा कर देंगे, मतलब अपने बीटास को अलहदा कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही चीज आ रही है। मैं इसको इस फॉर्म में निकाल दिया, ठीक है? इस फॉर्म में निकालने का मकसद क्या था कि इसके ऊपर हम चीज कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन? मैंने कुछ भी नहीं किया, अपना फॉर्मूला जो जनरलाइज फॉर्मूला है ना, उसको करके मैट्रिक्स फॉर्म में डिस्प्ले किया, दैट्स इट, और कुछ काम नहीं किया। जो हमारा फॉर्मूला था उसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में कर दिया, बस। बताया यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है? हमने कल एरर पढ़ा था, अगर किसी का कल का लेक्चर नहीं रिवाइज तो उसको मुश्किल आ रही है, क्योंकि हमने कल डेप्थ पढ़ा था लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन,
ठीक है, कल हमने एरर जो निकाला था वो ये था। कल हमने पूरी सुकून से एरर निकाले थे और बैठ के वो ये था कि हमारे पास एक लाइन थी। ठीक है, दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास एक लाइन थी। ठीक है, तो मेरे पास लाइन अगर ये थी, तो उसका जो डिस्टेंस था ना, वो मेरे पास एरर था, जाहिर है। लाइन से जो सेगमेंट से एक पॉइंट का डिस्टेंस वो एरर था। और ये मैंने देखा था कि एक्चुअल में यही तो था, ये प्रिडिक्टेड वाई था और ये एक्चुअल वाई था। तो एरर मेरे पास यही तो आया था, ये चीज। स्क्वायर मैंने इसलिए लिया था ताकि नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म्स बराबर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? कल वाला एरर मुझे नहीं उठा, तो कल पढ़ा था। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस एरर फंक्शन को तोड़ दिया इसके अंदर। इसके अंदर तोड़ने का फायदा क्या हुआ, अब हम इस आगे देखेंगे। तोड़ने का फायदा ये हुआ कि अगर हम इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये वापस ये चीज बनेगी। ठीक है, ये देखिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको, अगर हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यही चीज बनेगी। ठीक है, तोड़ने का फायदा क्या होगा अभी हम देखेंगे कि हम ना इक्वेशन निकाल लेंगे बीटा के लिए। क्योंकि कल हम फाइंड कर रहे थे एम और बी, आज हम सिर्फ सारे बीटास को फाइंड करते हैं। क्योंकि एक्स और वाई, तो एक्स वन और एक्स टू हमारे पास पहले से ही है। ये भी हमारे पास पहले, एक्स वन एक्स टू भी हमारे पास पहले से ही। हमारे बीटास को फाइंड करना है सारे। तो हम बीटास की इक्वेशन निकालने लगे कि ये चीज अगर वाई है, ठीक है, तो ये इसका ट्रांसपोज ही तो है। दोबारा बताते हैं यहाँ से, एरर तो में क्लियर होगा। सर स्क्रीन स्टॉक है। एरर फंक्शन तक आप लोगों को क्लियर होगा। एरर फंक्शन तक क्लियर है आप लोगों को कि कल हमने पढ़ा था कि ये एरर फंक्शन है। ठीक है, एरर फंक्शन हमने अभी निकाला था यहाँ से। एरर फंक्शन को हमने देखने के बाद हमने क्या किया, एरर फंक्शन को ना तोड़ दिया दो वर्टिसेस के अंदर। ठीक है? तोड़ने का क्या फायदा होगा, हम बीटास की इक्वेशन निकालने का भी। इट्स लाइक अगर ये था ना ए स्क्वेयर, फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने ए मल्टीप्लाई बाय ए कर दिया। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय ए कर दिया, तो इसको मैंने इस फॉर्म में तोड़ दिया इस तरह के। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, ठीक है, तो मेरे पास आंसर वापस ये आने चाहिए। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर ही आ जाएगा। एरर फंक्शन ही आ जाएगा आपके सामने, ये कि मेरे पास आंसर एरर फंक्शन ही आ जाएगा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, करने का फायदा ये हुआ कि मेरे पास इक्वेशन क्या निकल के आ गई कि y माइनस वाई हैट, ये y माइनस वाई हैट है ना, ये देखिए ये y माइनस वाई हैट है, और ये इसका ट्रांसपोज ही तो है। ट्रांसपोज का मतलब पता चलेगा रो इनटू कॉलम या कॉलम इनटू रो। ये मैंने इसका ट्रांसपोज तो लिया है, तो मैंने इसको इस तरह शो करी मैथमेटिकली कि वाई माइनस वाई बार, और उसका ट्रांसपोज अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वही आंसर आ जाएगा हमारा एरर फंक्शन। ठीक है, अगर हम वाई माइनस वाई बार और उसका ट्रांसपोज आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एरर फंक्शन आ जाएगा वापस। और या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एरर फंक्शन जो है वो हमारा इस फंक्शन का को अगर मल्टीप्लाई कर दे उसके ट्रांसपोज के साथ, तो हमारे पास एरर फंक्शन आ या तो कंफ्यूजन। हमने अब हम देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने कितने चीजें देखी, और ये चीज हमने देखी थी कि अगर हम ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज हो ना, तो हम इंडिविजुअल का ट्रांसपोज ले सकते हैं। ये मैथ्स की प्रॉपर्टी है जब ट्रांसपोज। अगर हमारे पास ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज है, तो हम ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ले सकते हैं। हमने यही काम किया। इसका होल ट्रांसपोज है ना, मैंने ट्रांसपोज अंदर ले आया इसके भी इसके। ठीक है, और हम अभी तक पढ़ पढ़ के पहले दिन से थके हैं कि लाइन का फॉर्मूला क्या है। यही तो है लाइन का फॉर्मूला। अब हम इसके अंदर रिप्लेस करेंगे लाइन का फॉर्मूला। ठीक है, जहां जहां हमारे पास वाई बार है, वहां वहां हम एक्स बीटा लगा देंगे। हमने लगा दिया, जहाँ वाई बार था हमने एक्स बीटा लगा दिया।
इससे क्या हुआ, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको ओपन किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया ना आपस में, तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को मैंने जनरलाइज करना है, तो मैंने देखा कि यार ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में बराबर ही तो है। गौर से देखें, आपको बराबर नजर आ रही है? इसको गौर से देखें, कोई पैटर्न नजर आ रहा है आप लोग? ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, इसको अभी ओपन करेंगे। ठीक है, जो हमने बचपन में मैथ के जो प्रूफ नहीं होते थे कि अगर ए बी ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज बी भी एक इक्वल होना चाहिए, ये यही चीज है ना। ये देखिए, ए बी ट्रांसपोज, बचपन में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है सारी ना उसकी। ट्रांसपोज ये एक केस के अंदर इक्वल होगा, ये एक केस के अंदर, ये देखें कि अगर हम इसको ए ले लें, इसको बी ले लें फिलहाल के लिए, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ए ट्रांसपोज बी बी। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है पहले कि अगर ये दोनों इक्वल होंगे एक केस के अंदर, वो हम भी देख लेते हैं क्या केस होगा। देखिए ये हमारे पास इक्वली तो है चीज, देखिए हमारे पास इक्वली तो है। हमने क्या किया है यहाँ पर, इसका होल ट्रांसपोज दिया, ठीक है। एक मेरे पास हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो ना, तो वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा। उसका ट्रांसपोज भी लेना है तो हमारा मैट्रिक्स चेंज नहीं होगा। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है। इसने मैथ किया होगा, मैट्रिक्स चीजें रिवाइज की होंगी, मैं 2 दिनों से गया हूँ, उसको अंदाजा हो रहा होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है ना, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये चीज होती है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लें ना, ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करके कॉलम को रो में चेंज करके। अगर हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तो आंसर में कोई चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर लिया है, दोनों इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा था मैट्रिक्स का आंसर जो लिया हमने, ठीक है। अभी हमने देखा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका एक प्रॉपर्टी होगी कि ये इसके ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है। हमने ये लगा दिया कि ये जो चीज है ये इसके ट्रांसपोज की इक्वल चीज है, ठीक है। ये तो पता है ना सबको कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होता है। और किसी ने मैथ टर्म्स डिवाइस किया, ठीक है। मैंने इसका होल का ट्रांसपोज ले लिया, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक इक्वली तो है, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है अगर, तो इसका होल का ट्रांसपोज भी इक्वल होगा इसके। अब मैंने इस ट्रांसपोज को ओपन कर दिया, ठीक है, मैं टी इधर ले आया हूँ, टी इधर ले आया हूँ। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, वापस वही नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले रहा हूँ दोबारा, ठीक है। मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2, मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ 1 2, मैं इसका ट्रांसपोज फिर लेता हूँ 1 2, तो मेरे पास वही तो आंसर आ जाएगा। ये सारी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है, सारी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने उसका ट्रांसपोज लिया, मैंने उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, तो मेरे पास मैट्रिक्स वापस आ गया। यही तो कर रहे हैं। अब मेरे पास क्या आंसर आ गया, ये चीज निकल के आ गई इस फॉर्मूला से, तो और ये दोनों बराबर ही तो हैं। अगर अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यूज को पुट कर दिया, -2 y2 एक्स बीटा y ट्रांसपोज एक्स बीटा, और इसको बोल दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। सिंपल मैथ के ऑपरेशंस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई माइनस वगैरह और ट्रांसपोज के। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, मैंने जनरलाइज इक्वेशन निकाली, और ये हम चीजें कर क्यों रहे हैं, ताकि हमारे पास बीटाज आ गए, ठीक है। बीटाज के लिए फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें, हमारे पास बीटाज आ गए तो हमारे पास एक्स तो पहले ही है, ठीक है। हम फॉर्मूला में पुट करके प्रिडिक्ट कर लेंगे। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ना, तो हमारे पास बीटास की वैल्यूज ये आ जाएगी, बस ये काम है, बीटास की वैल्यूज कहते हैं जी। इसकी वजह से हमें पता लग गया कि हम इन द फ्यूचर हमारे पास सारी बीटास का एक मैट्रिक्स हो, और मेरे पास पूरे बीटास का मैट्रिक्स है, बीटा 0 बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा n। मेरे पास सारे बीटास की वैल्यूज मौजूद है, अब मुझे कोई कंफ्यूजन है ही नहीं।
ठीक है। अब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं कि मैं प्रेडिक्ट क्या करूँ, ठीक है। इस फॉर्मूला के अंदर मैं बीटास को पुट करूँ, ठीक है, और अपने इनपुट्स को पुट करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। या तो कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन हो, कोई कंफ्यूजन हो कि हम ये सारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे थे कि हमारे पास लाइन इक्वेशन थी mx प्लस बी, उसके अंदर क्या था, एक इनपुट था। अब हमने क्या कर दिया, दो इनपुट्स कर दिए, x1 और x2, ठीक है। एन होता तो हम एन कर लेते हैं, हमने जनरलाइज फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है। जनरलाइज फॉर्मूला क्या निकाला था, ये चीज निकाली, इसको मैंने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इस फॉर्मूला को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद हमने एरर फंक्शन को देखा, एरर फंक्शन को के साथ कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म की, वही सिंपल मैथ की कैलकुलेशन एरर फंक्शन के साथ हमने परफॉर्म किया। हमने मैथ के कैलकुलेशंस क्या परफॉर्म किए हैं उसके साथ, उसको पहले हमने तोड़ दिया इसके अंदर, मैट्रिसेस के अंदर टू डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज के थ्रू ये फॉर्मूला निकाल लिया। ये फॉर्मूला निकालने के बाद क्या किया, मैंने इसके ऊपर अगेन डेरिवेटिव अप्लाई किया, मेरे पास ये जनरलाइज फॉर्मूला आ गया जो मुझे बीटास बता देगा। मेरे पास बीटास की वैल्यू आ गई इन फ्यूचर, अगर मुझे कुछ प्रेडिक्ट करना हो मेरे पास बीटा अवेलेबल है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अभी तक हम जो भी बातें कर रहे थे ना वो ओएलएस के थ्रू। अब आपको पता तो लग गया होगा कि यार मेरे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी हो गया, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी हो गई है, ठीक है। तो अब मुझे एक और मेथड पढ़ने की जरूरत क्या है, ग्रेडियंट डिसेंट। मैंने कल बताया था, ठीक है, हम दो मेथड थ्रू कर सकते हैं, और ये चीजें फाइंड एमर भी या बीटास, एक हमारे पास ये है मेथड, एक हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट। अब हम ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ने का, आपको समझ में आएगा ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ने क्यों ही पढ़ना है हमने, इसलिए पढ़ना है कि देखिए इनवर्स है। अब अगर ये फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स हुआ 1 लाख बाय 1 लाख का, 1 लाख बाय 1 लाख का हमारे पास मैट्रिक्स बने, ठीक है। अब उसका इन्वर्स लेना कितना अजाब का काम होगा अगर किसी ने इन्वर्स लिया होगा मैट्रिक्स का। ये बहुत ही ना कॉस्टली ऑपरेशन है इन्वर्स ऑपरेशन, हमारे पास इन्वर्स आ रहे हैं mistakes, ठीक है। अगर तो एक दो, एक इनपुट है तो बेस्ट है ये चीज, ठीक है, ओवरनेस। अगर ज्यादा इनपुट्स हो रहे थे, मैंने कल भी बताया था कि तो ये प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा था, और इसके कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा होते थे। कंप्यूटेशन से मीन ये प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा यूज करता है, ठीक है ना। इनवर्स, इनवर्स इज अ कॉस्टली ऑपरेशन, बस आपके कॉस्टली ऑपरेशन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है। जहां तक अगर आप लोग कोई कंफ्यूजन हो बता, कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, नहीं है तो पूछ ले, फिर आगे आपको वो बेस बनाना खराब हो। अब हम जो चीज पढ़ने लगे ना ग्रेडियंट डिसेंट, आगे ये सारी यूज होने वाली है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, अगर आपने क्लासिफिकेशन करनी है तो हर जगह पे हम ग्रेडियंट डिसेंट को भी यूज करेंगे, ठीक है। हर जगह पे ग्रेडियंट डिसेंट, तो ये वाला टॉपिक बड़ा जरा सुकून से, बड़ा ध्यान से काम से पढ़ेंगे। हम ग्रेडियंट डिसेंट में क्या करते हैं, एक हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया होती है ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है। हमारे पास ना, ये देखिए, लॉस फंक्शन था। अगर हम लॉस फंक्शन को इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ डिस्प्ले करें तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ नहीं बनेगा, पैराबोला टाइप। अब ध्यान रहेगा पैराबोला क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर टाइप चीज है, तो ये ग्राफ भी कुछ इस तरह का नहीं बनेगा, ठीक है। मैं इसको ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ लॉस फंक्शन को, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का नहीं बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। क्या ये चेंज भी हो सकता है, लाइक इन फ्यूचर हम इस तरह का भी बन सकता है, लेकिन आप आपको आइडिया होगा कि ये कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा होगा। कहने का मकसद है कि एक पॉइंट इसका सबसे नीचे होगा जिसको हम मिनिमम कहेंगे। हम
ओवरऑल द पीरियड ऑफ अपने मशीन लर्निंग यही चीज फाइंड कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉस जो होता है वो हमारा सबसे कम होता है। हमने मिनिमम फाइंड कर रखा है, मिनिमम चीज फाइंड करनी होती है, क्योंकि हमारा लॉस जो होता है वो कम से कम होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट हमने आगे बहुत ज्यादा यूज कर लिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या किया, हमने लॉस फंक्शन को, हमारा जो लॉस फंक्शन था, लॉस फंक्शन क्या प्रेडिक्ट कर रहा था कि ये कितने गलती कर रहे हैं हमारे। ठीक है, मैंने लॉस फंक्शन को भी फॉर्म ऑफ ग्राफ डिस्प्ले किया, तो वो कुछ इस टाइप का इक्वेशन बन रही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने करना होता है ये वाला पॉइंट फाइंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे मिनिमम चीज है, ये लॉस सबसे मिनिमम है। हमने मिनिमम लॉस तो फाइंड करते हैं, और क्या करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर, गौर से सुनिएगा। ग्रेडियंट डिसेंट में हम रैंडमली एक पॉइंट को चूज करते हैं, कहीं पे भी, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। हम रैंडमली एक पॉइंट को चूज करते हैं, फिर उस पॉइंट के बेसिस के ऊपर ना हम लॉस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। या तो हम पॉजिटिव में होंगे या तो हम नेगेटिव। यहाँ पर तो आपको नजर आ रहा है कि मैंने अगर पॉइंट यहाँ पर लिया है तो मैं नीचे जाऊंगा। ठीक है, मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, और अगर मैंने पॉइंट यहाँ पे लिया तो पॉजिटिव कर रहा हूँ कुछ, मिनिमम की तरफ जाने के लिए। जिसने ग्राफ पढ़े हुए होंगे उसको आइडिया बहुत अच्छी तरीके से हो रहा होगा। मैंने रैंडमली पॉइंट चूज किया, रैंडमली पॉइंट चूज कर दिया, कहीं पे भी मैं कहीं पे भी पॉइंट चूज कर सकता हूँ। अब वो पॉइंट डिसाइड करेगा कि मुझे मेरा लॉस फंक्शन किस तरफ जा रहा है, मैं लॉस फंक्शन अपने मिनिमम लॉस को किस तरह फाइंड करूँ। जहां पे मेरा मिनिमम लॉस फाइंड हो गया, वही तो मेरे पॉइंट्स हैं। ठीक है, वही तो मेरे बीटाज हैं। हमने ऐसे बीटाज ही तो ढूंढने हैं एट दी एंड, हमने ऐसे कोफिशिएंट ही तो ढूंढने हैं जिसका लॉस मिनिमम हो। ठीक है, हम ऐसी ही तो चीजें ढूंढ रहे हैं कि जिसका लॉस मिनिमम होगा। हम यही तो काम कर रहे हैं पहले दिन से मशीन लर्निंग के। हम ऐसे ऐसी कोफिशिएंट्स ढूंढते हैं जिसका लॉस मिनिमम हो हमारे पास। लॉस मिनिमम क्यों? गलती है कम से कम करता हूँ। तो अगर किसी को ग्राफ का पता होगा, हमने इस ग्राफ को अगर लॉस फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट किया, तो वो कुछ इस टाइप का ग्राफ है। एग्जैक्टली इस टाइप का नहीं होगा, आपको आइडिया हो रहा होगा इस टाइप का कुछ ग्राफ होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसके मिनिमम को फाइंड करना है, तो सबसे नीचे जो चीज होगी वही इसका मिनिमम होगा ना। तो हमने इस पॉइंट को फाइंड करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉस मिनिमम है, और हम क्या कर रहे हैं शुरू से, मिनिमम लॉस ही तो फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट हमारा आगे बहुत ज्यादा चलेगा। मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में हमारा सारा ग्रेडियंट डिसेंट, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ। ठीक है, अब हमने क्या किया, ग्राफ के अंदर ना रैंडमली पॉइंट पिक कर दिया। अभी तो हमें पता लग रहा है कि यार अगर इधर पॉइंट है तो हम लेफ्ट पे तो राइट पे जा रहे होंगे। ठीक है, राइट पे तो लेफ्ट पे जा रहे होंगे, लेकिन ये हमें हमें एज अ ह्यूमन पता है, मशीन को हम किस तरह बताएंगे। इट्स लाइक कि आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लें, फिर पॉइंट को चूज करें, अब बताएं कि मुझे ऊपर जाना है, मुझे नीचे जाना है। तो कंप्यूटर्स कैलकुलेशंस को बताते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया। ठीक है, इसकी सिर्फ हमने ना स्लोप निकाली। स्लोप क्या कर रहा होता है, एक पॉइंट का हमने स्लोप निकाली है यहाँ पे। जो भी हम पॉइंट लेंगे ना, जो भी हम पॉइंट इनिशियली प्रेडिक्ट कर रहे होंगे, लेट्स से मेरा पॉइंट जहां पर लॉस मेरा सबसे मिनिमम है, अभी हमने देखा कि जितना पॉइंट नीचे होगा लॉस हमारा उतना मिनिमम है। मैं रैंडमली यहाँ पर पॉइंट चूज करूँ, यहाँ पे लॉस बहुत बड़ा होगा मेरा, यहाँ पे लॉस बहुत बड़ा होगा। क्यों बहुत बड़ा होगा? शाम आप बताओ, यहाँ पे लॉस मेरा क्यों बड़ा होगा, इस जगह क्यों मेरा लॉस बड़ा होगा? हमने भी तो देख लिया कि यार सबसे निचला पॉइंट तक लॉस कम हो। अरे लॉस है, लॉस फंक्शन बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये देखें ना, आप ग्राफ से पता लग रहा है कि अगर एक चीज ऊपर है तो ज्यादा होगी, नीचे है तो कम होगी। क्योंकि ये ऊपर हम पॉइंट चूज कर रहे हैं तो कितना बड़ा लॉस होगा इसका। लॉस मतलब कि गलतियां करेंगे यहाँ पे आपका एल्गोरिथम।
हमने रैंडमली पॉइंट को चूज करना है। अभी तो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। आगे क्लासिफिकेशन में हम हमारा लॉस फंक्शन दूसरा होगा। डीप लर्निंग में हमारा लॉस फंक्शन कोई और हो सकता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द लॉस फंक्शन हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है और पॉइंट पॉइंट निकालना है, ठीक है। पॉइंट निकाल लिया, उसकी हमने स्लोप निकाली। बस हमें इतनी चीज चाहिए कि स्लोप निकाल, ठीक है। स्लोप किस तरह हम निकाल सकते हैं? हमने हमने पढ़ा था ये चीजें ना, स्लोप किस तरह निकालते हैं। दो तीन आप मेथड्स बता देंगे किसी को बताओ स्लोप निकाल। हाँ, मिनिमम लॉस। लॉस जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, लॉस मिनिमम, मिनिमम, ठीक है। हमने पढ़ा था स्लोप क्या होती है, स्लोप क्या होता है, डेरिवेटिव ले सकते हैं। यार अगर मैं इस पॉइंट पे डेरिवेटिव लेके ये वाला पॉइंट पुट कर दूं उसके अंदर, तो वो स्लोप होती है मेरी, वो ही स्लोप होती है मेरी। क्या मैं फंक्शन का डेरिवेटिव लूं, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है 2x स्क्वायर। अब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, मेरे पास क्या हो जाएगा 4x। इसी तरह ही है ना। अब मैं इस फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर x की वैल्यू पुट कर दूंगा ना। लेट्स से मेरे पास x2 था, अब मेरे पास 4 × 2 8 हो गया। अब 8 जो है वो स्लोप है मेरी, ठीक है। मेरे पास एक फंक्शन था, मैंने उसका डेरिवेटिव लिया। अगर किसी ने डेरिवेटिव लेना नहीं सीखा तो वो सीख लेगा, ठीक है। फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव लिया, उसके अंदर एक्स की वैल्यू पुट कर दी, यही हमारी स्लोप है। हमारा ग्रेडियंट डिसेंट का काम सिर्फ एक होगा, तो स्लोप, दैट्स इट। स्लोप को फाइंड करना है। स्लोप हमारा डिसाइड कर रहा होगा ऑटोमेटिकली फॉर्मूले के थ्रू कि हमने इस साइड पे जाना है या इस साइड पे जाना है, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट का सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो आप हर जगह वही यूज करेंगे, हर जगह पे वही यूज करेंगे, ठीक है। वो ये होगा कि हमारे पास जो है ना बीटा, उसको अपडेट कर दो इससे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या बोल दी है ये चीज अभी बता दो। हमने ग्राफ बनाया था अभी, अभी ग्राफ बनाया था, इसके अंदर ये मिनिमम फाइंड करना था, यहाँ पर ये चीज फाइंड करनी थी जिसमें लॉस मिनिमम हो, लॉस मिनिमम, ठीक है। ठीक है, लॉस मिनिमम मैंने रैंडमली पॉइंट यहाँ पर चूज कर दिया, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट को अपडेट करना है। लेट्स से मेरे पास ये था बीटा, बीटा 1, ये x1, मैंने इस पॉइंट को अपडेट किया, ठीक है। मैंने अपडेट किस तरह करना है, मैंने इस पॉइंट को इस तरह अपडेट कर सकता हूँ। बीटा 1 के लिए फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने इसको अपडेट करना है, यहाँ पर लेकर आना है। तो मैं इसको ऐसा किस तरह अपडेट करूँ इस पॉइंट को, इसकी कैसी क्या वैल्यू चेंज करूँ कि ये यहाँ पर आ जाए। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि यहाँ पर आए, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पर आए, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इसके पास पास है। इस तरह ना हो कि आगे निकल जाए, ठीक है। इस तरह ना हो कि बिल्कुल ही यहाँ पर आ जाए। तो हमारा ये होगा कि हम ऐसी कौन सी वैल्यू इसको इसी के साथ इसको अपडेट करें कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाए। तो वो ये ग्रेडियंट डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, दैट्स ग्रेडियंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, रैंडमली वैल्यूज को पिक करेंगे, फिर उस वैल्यूज को चेंज कर करके हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंचे। पहले हमारा डिसीजन गलत था, उन गलत डिसीजन के बेसिस के ऊपर ही हम सबसे डिसीजन पर जाते हैं, ठीक है। इट्स लाइक कि मुझे पॉइंट ए से, मतलब मैंने एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे अपने घर से इंस्टीट्यूट जाना है, ठीक है। मुझे रास्ता नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है रास्ता, तो मैं गलत रास्ता चूज कर लेता हूँ। किसी से पूछता 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 मैं इंस्टीट्यूट पहुंच जाता हूँ, अपने आप को अपडेट करता करता करता। पहले मैंने एक चीज चूज कर ली है, उस बेसिस के ऊपर मैंने उसको अपडेट कर करके मिनिमम लॉस को फाइंड करते हैं। यही ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं। और ये इतना पावरफुल फॉर्मूला है, इतना पावरफुल फॉर्मूला है कि हर एल्गोरिथम में अप्लाई होने चाहिए। अब हर एल्गोरिथम का तकरीबन लॉस मिनिमम इसी तरह ही फाइंड कर सकते हैं, बीटास की वजह से।
लॉस फंक्शन अगर आपको पता हो। क्योंकि हमें इसके अंदर क्या चीज़ चाहिए? सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहिए हमें इसके अंदर, वो क्या है? वो स्लोप है और स्लोप हम किसी भी फंक्शन की निकाल सकते हैं। अल्फ़ा क्या होता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है? स्लोप अभी हमने देख लिया कि क्या होता है, हिट एंड ट्रायल, दैट्स इट, हिट एंड ट्रायल, ठीक है? ये अल्फ़ा पता है क्या बताता है? अल्फ़ा बताता है कि कितना बड़ा स्टेप लेना है हमें। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल था ना, दिखाता हूँ दोबारा। पहले मेरा पॉइंट इधर था। अब मैंने अगला पॉइंट कितने बड़े स्टेप के बाद लेना है, इस वाले पॉइंट पे लेना है, इस वाले पॉइंट पे लेना है। स्लोप हमें बताएगी कि हमने ऊपर जाना है, हमने नीचे आना है, ठीक है? स्लोप बताएगी कि मैंने इस साइड पे जाना है या मैंने इस साइड पे जाना है, ठीक है? अल्फा बताएगा कि कितना बड़ा साइज़ लेना है, मैंने यहाँ पर अगला पॉइंट लेना है या मैंने अगला पॉइंट इतना बड़ा लेना है या मैंने अगला पॉइंट इधर लेना है। अल्फा बता रहा है, स्टेप साइज़ बता रहा है कि मैंने कितना बड़ा पॉइंट। अगर हम अल्फा को छोटा लेंगे, ठीक है? तो क्या इफ़ेक्ट हो सकता है आपके ज़हन में? अगर हम अल्फा बहुत छोटा ले लेंगे, अगर हम अल्फा को बहुत छोटा ले लेंगे तो क्या हमारे पास इफ़ेक्ट? टाइम लगेगा। इट्स लाइक कि हम अगर कहीं पे जाना है, तो अगर हम छोटे-छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, तो हम देर में पहुँचेंगे। हाँ, और रेपिटिशंस। अगर हम अल्फा का साइज़ बड़ा लेंगे, तो हमारे पास कम कम में आ जाएगा। हो सकता है कि हमारा वो आगे भी निकल जाए, ठीक है? तो ये चीज़ें का ध्यान रखें कि किस तरह किस वे में इनको लेके चलना है। ये ये हमारे पास सिंपल यही फंक्शन है कि बीटा हमारे पास हमने एक रैंडम लिया, उसकी वैल्यूज़ को अपडेट करें, ठीक है? उसकी वैल्यूज़ को किस बेस के ऊपर अपडेट करूँगा? लर्निंग रेट और स्लोप। लर्निंग रेट हम खुद ही डिफाइन करते हैं, स्लोप हम निकाल लेते हैं। तो ये ग्रेडिएंट डिसेंट इतना पावरफुल है, इतना इफेक्टिव है कि ये कहीं पे भी हमारा अप्लाई हो सकता है, मशीन लर्निंग। इवन डीप लर्निंग में भी ग्रेडिएंट डिसेंट को ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग ये बेस है ग्रेडिएंट डिसेंट सबका, ठीक है? अब ये बताएगा कि यार हमें स्टॉप कब करना है? हम चल पड़े हैं, ठीक है? हमें स्टॉप कब करना है? यहाँ पे स्टॉप करना है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे स्टॉप करना है, मशीन को तो नहीं पता ना, मशीन तो आगे भी निकल सकती है। इट्स लाइक मैंने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, मैं सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर जा रहा हूँ जो खुद ड्राइव कर रही है। मुझे पता है कि मैंने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, उसको तो बताना पड़ेगा ना कि यार आपने इस्लामाबाद जाके रुक के मैंने इस्लामाबाद जाना है। तो उसको कौन चीज़ क्या बताएगा? लूप में हम करेंगे, या तो व्हाइल लूप लगाएँगे, ऑब्वियसली 2 ही तरह के लूप होते हैं, या तो फोर लूप लगाएँगे। व्हाइल लूप हम कहेंगे कि यार तब तक करते रहो जब तक लॉस की वैल्यू जो है ना, इससे बड़ी है। मार्केट में इतना ही हम पैरामीटर लगाते हैं। जिस तरह इससे छोटी होने लगी ना वैल्यू, तो फिर रोक दो। मतलब रेपिटेशन करते रहो, करते रहो, करते रहो, ठीक है? यहाँ तक समझ आ रही है? कि पहला हमने बना लिया, ग्राफ तो बना लिया, ठीक है? अब हमने रोकना किधर है उसको? रैंडमली पॉइंट्स को पिक कर रहे हैं, हमने उसको रोकना भी तो है ना पॉइंट्स को, ठीक है? पॉइंट को रोकने के लिए 2 कंडीशन है, एक तो व्हाइल लूप लगा लो कि कंडीशन यहाँ तक जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है चलाते रहो, ठीक है? या तो हमारे पास फोर लूप लगा, नंबर ऑफ टाइम्स चला दो, इसको हम इपॉक्स कहते हैं। आगे से मैं इपॉक्स का लफ्ज़ यूज़ किया करूँ। मशीन लर्निंग में इपॉक्स आप बहुत देखिए। इपॉक्स होता है कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स हमने चलाने। लेट्स से मैं अंदाज़न कहता हूँ कि यार मैं अगर इसको कोई 100 मरतबा रिपीट करूँगा ना, तो मेरा पॉइंट आ ही जाएगा। बेस्ड ऑन द मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा होता हूँ, ठीक है, साथ-साथ। तो ग्राफ से भी मुझे शो हो जाता है कि मेरा पॉइंट आया है कि नहीं आया। मेरा लॉस कितना जा रहा है, ट्रेन हो रहा है कि मॉडल ट्रेन नहीं हो रहा। ग्राफ से भी मुझे पता लग जाता है। मैटप्लॉट ने इसलिए तो देखी थी, ठीक है? ग्राफ प्लॉट करके मुझे अंदाज़ा हो जाता है। मैं कहता हूँ कि यार मैं अगर इसपे 100 ही बॉक्स चलाऊँगा ना, 100 ही बॉक्स चलाऊँगा ना, तो मेरे पास ऑप्टिमल रिज़ल्ट आ जाएगा। मैं 200 चलाऊँगा तब आएगा, ठीक है? मैं 300 चलाऊँगा तो तब आएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको कि 2 कंडीशंस के ऊपर हमें पता लगता है कि स्टॉप कब करना है। नंबर ऑफ इपॉक्स चला के या हम कंडीशन लगा के कि तब तक चलाते रहो जब तक ये कंडीशन पूरी हो। 2 ही कंडीशन है हमारे पास, ठीक है? यहाँ तक कोई
कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो इतने ही ग्रेड रिलीज है, कोई क्वेश्चन है। अल्फा को हम कहते हैं लर्निंग रेट। ईपॉक्स है कि कितने टाइम्स हमारा रन होगा। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया था, मैंने ये लिया था, कितने स्टेप्स लो, 1 2 3 4 5, कहेगा यार 5 मरतबा रिपीट होकर हो अपने आप को, 5 स्टेप्स लो बस, ठीक है। स्टेप का साइज क्या होगा वो हमें अल्फा बताएगा, कितना बड़ा स्टेप लेना है, ठीक है। कितने स्टेप्स लेने हैं वो हमारा लूप बताएगा ना, क्योंकि हमारी रेपिटेशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। कब तक चलाना है इस चीज को, ठीक है, कब तक चलाना है, कहाँ पे आकर रुकना है। मेरे पास 2 कंडीशन है, एक तो मैं कहूँगा कि यार तब तक लूप रन करते रहो जब तक मेरा जो है ना पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू का डिफरेंस 0.0001 से ए से बड़ा है। छोटा होने लग गया तो फिर करने की जरूरत ही नहीं। और ऑब्वियस सी बात है ना कि जब इन दोनों का डिफरेंस, ये देखो ना कि इन दोनों का डिफरेंस नई वैल्यू और पुरानी वैल्यू का इससे कम है, तो मतलब कुछ चेंजिंग हो ही नहीं रही है, ठीक है। नई वैल्यू के अंदर कुछ चेंजिंग हो ही नहीं रही है, पुरानी भी हुई थी, नई भी हुई है, तभी तो इससे छोटा आ रहा है, 0 आ रहा है। कि इससे बड़ा बड़ा है तो ठीक है, इससे नीचे आना शुरू हो गया तो मतलब कि और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। वो क्योंकि वेट से अपडेट नहीं हो रहे ना हमारे, अपडेट करते हैं अपने अपने वेट्स को, वो अपडेट ही नहीं हो रहे, ठीक है। तो ईपॉक्सी होगा कि या तो हम चला दें कि यार कंडीशन तक, कंडीशन तक चला रहे हैं तो वो ये नहीं देखता कितने कितने टाइम चलेगा, वो बस देखता है कि जब तक कंडीशन नहीं आएंगे। वो 100 टाइम भी चल सकता है, वो 200 टाइम भी चल सकता है, वो 400 टाइम भी चल सकता है, ठीक है। जितने टाइम चलेगा उसको ईपॉक्स कहते हैं। या तो हम फिक्स कर देते हैं नंबर ऑफ ईपॉक्स कि यार 10 मरतबा ही चलो, ठीक है। या हमने इस केस का है कि 5 स्टेप्स ही लो बस, दैट्स इट। 5 स्टेप्स ही लो, क्योंकि मुझे पता है कि यार मेरा 5 स्टेप्स में काम हो जाए, मुझे ज्यादा स्टेप्स लेने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं पहले से लगा दूंगा कि यार 5 ई बुक्स ले लो बस, 5 मरतबा इसको रख दो। ई बुक्स से होता है कि कितनी मरतबा इसके ग्रेड्स को अपडेट करना है, कितनी मरतबा इसका साइकिल चलाना है, ठीक है। एक पूरा साइकिल कितनी बार चलाना है, एक स्टेप कितना लेना है, कितनी बार स्टेप्स लेने हैं, ले रहे हैं दोबारा रिपीट कर दो, ले रहे हैं कि दोबारा रिपीट कर दो, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने इस पॉइंट तक जाना है, ठीक है। मुझे 5 स्टेप्स लग रहे हैं, एक स्टेप लिया, दूसरा स्टेप लिया, तीसरा स्टेप, लेट्स से 4 स्टेप लगते हैं। ये जो 4 है ना, ये नंबर ऑफ इक्वल्स है, ये नंबर ऑफ इक्वल्स है, ये 4 जो है। अब मैंने अगर कंडीशन लगाई थी है कि यार जब तक ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट तक ना पहुंचूं, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, ठीक है। तो इन दिस केस हमारे इपॉक्स 4 भी हो सकते हैं, हमारे इपॉक्स 5 भी हो सकते हैं, हमारे इपॉक्स 6 भी हो सकते हैं, हमारे इपॉक्स 7 भी हो सकते हैं। वो ये नहीं देखेगा कितने मैं स्टेप्स ले रहा हूँ, वो देखेगा कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक पहुंचा हूँ कि नहीं पहुंचा। उसमें जितने मर्जी स्टेप्स लग रहे हैं डजंट मैटर। लेकिन दूसरे केस में मैं कहता हूँ कि यार मुझे ए से लेकर बी तक पॉइंट मुझे पता है कि लगने ही 3 स्टेप है मेरे, तो मैं नंबर ऑफ इपॉक्स चला दूंगा 3, ठीक है। अब वो क्या करेगा, ए से बी तक पहुंचने में 3 इपॉक्स चलाएगा, वो पहुंचेगा। नहीं नहीं, अल्फा डिसाइड करेंगे, 0.1 होते हैं स्टैंडर्ड, मार्केट स्टैंडर्ड, 0.1 हम लेते हैं अल्फा, ठीक है। हिट एंड ट्रायल नहीं करते हैं अल्फा से, अल्फा 0.1 लेते हैं, बाकी हम अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं उसको। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, ग्राफ्स बना बना के देखते रहते हैं ना, हमारे पास ये है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमें जाना है, और हमने अल्फा लिया हुआ है बहुत छोटा। अभी हमने देखा है अल्फा बहुत छोटा लिया है, तो वो बहुत ज्यादा देर में पहुंचेगा। अब हम ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे, हमें नजर आएगा कि यार ये तो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा है, हमने तो अभी इतना पहुंचना है, और ये तो अभी बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा है, तो हम अल्फा की वैल्यू थोड़ी बड़ी ले लेंगे,
अब वो थोड़ा जल्दी पहुंच रहे हैं। हम अल्फा की वैल्यू ट्यूब ग्राउंड लेते हैं, मार्केट स्टैंडर्ड 0.1 ठीक है। अपनी अपनी यूज केस के हिसाब से हम आगे पीछे करते रहते हैं, ठीक है। 0.1 1 ज्यादातर 1 के फैक्टर्स में होगा, ठीक है। 0.1 इस तरह कोई कंफ्यूजन हो आता है, कोई कंफ्यूजन हो तो फिर पूछना। आगे हमने सारा काम ये किया, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ईपॉक्स, इसी के ऊपर हमने किया। जी हमजा क्लियर है अल्फा का? सर एक सवाल हो रहा है। हम्म, सर आवाज आ रही है? जी जी आ जाएगी। अच्छा सर, फॉर एग्जांपल हमने इपॉक्स चलाए और हमें पता चल गया कि वो मिनिमा से ऊपर वैल्यू चली गई है, तो उसको फिर रिवर्स चलाएंगे या क्या करेंगे फिर, या स्टेप छोटा कर देंगे? नहीं नहीं, हमने ये देखिए ना, अगर ये ऊपर चली गई ना, तो हम जब इसकी स्लोप लेंगे तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो वापस नीचे आ जाएगी। यही तो इसकी पावर है ग्रेडियंट डिसेंट की। ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला ये कह रहा है कि अगर स्लोप नेगेटिव होगी तो इसको पॉजिटिव कर देगा वो, ठीक है। स्लोप नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव की तरफ लेकर आना शुरू करेगा। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव की तरफ लेके आना शुरू करेगा। ये इट्स लाइक कि अगर इस तरफ निकल रहा है तो खींच के इस तरफ कर देगा, इस तरफ निकल रहा है तो खींच के इस तरफ कर देगा ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट यही तो काम कर रहा है। तो हम अगर यहाँ पर भी निकल जाए हमारा, तो ग्रेडियंट डिसेंट उसको वापस पकड़ के इधर ले आएगा, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला यही बता रहा है कि अगर अगर मेरे पास माइनस चीज है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने स्लोप भी तो डिफाइन करनी है। तो स्लोप पॉजिटिव हो गया तो स्लोप नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो हमने बस ये कोशिश करनी है कि आगे ना निकले, क्योंकि फिर रिपीट करने का फायदा नहीं है ना। आगे निकले फिर वो पकड़ के इधर लेकर आए, फिर पीछे निकल जाएगा, फिर वो इधर लेकर आए। तो मैंने पहले कैलकुलेटेड वे में काम किया, ठीक है। वरना तो वो इसी चक्कर में लगा रहेगा, कभी वो आगे निकल गया, कभी वो पीछे निकल गया, कभी वो यहाँ से पकड़ के उसको ये लेके यहाँ पे लेके आ रहे हैं। इट्स लाइक एग्जाम्पल अगर आ रही हो कि आपके 10 मुर्गी हैं, ठीक है। उसको हम पिंजरे वगैरह में कैद करते हैं, तो कभी एक मुर्गी पकड़ के लेके आ रहे हैं, कभी दूसरी पकड़ के लेके आ रहे हैं, तो वो इसी चक्कर में लग रहा है। हमें मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, आगे हम देखेंगे जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। और कोई सवाल? रेडियंट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये बता दो, क्योंकि हम पहला पॉइंट भी तो इधर ले सकते थे ना। हम पहला पॉइंट अगर इधर लेते तो वो इधर ले आता हम, अगर हम पहला पॉइंट इधर ले आए तो वो इधर ले आए, ठीक है। हमने बस लाइन से उस पार नहीं मिनिमम पे क्रेडिट सिर्फ यही काम करता है, मिनिमम की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है। हमारे पास लॉस हमने निकाल लिया था, ठीक है। लॉस हम कल से पढ़ रहे हैं क्या होते हैं, कि हमने लॉस कल से पढ़ा, ये चीज होती है लॉस। अब मैं इसका लॉस फंक्शन ये था हमारे पास, ठीक है। हमने इसको नॉर्मलाइज करने के लिए ना इसका मीन ले लिया, तो हमारा जो होता है ना, इसको कहते हैं मीन स्क्वेयर्ड एरर। ये चीज आपने याद रखनी है, कुछ चीजें आपने बस याद रखनी है कि लीनियर रिग्रेशन जो होता है ना, उसका जो लॉस फंक्शन होता है उसको हम मीन स्क्वेयर्ड एरर कहते हैं। दैट्स इट। वो हमने निकालने के लिए क्या होता है, ठीक है? हमारा जो हमारा जो लीनियर रिग्रेशन होता है, ठीक है, उसके लॉस फंक्शन को हम कहते हैं मीन स्क्वेयर्ड एरर, ठीक है। मीन स्क्वेयर्ड एरर, हो गया ये हमारा पूरा लीनियर रिग्रेशन का ना, इसको कहते हैं कि माइंड मैप है। कि हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस वो चीज होती है कि जिस बेसिस के ऊपर हमने ना प्रिडिक्शन करनी है। ये y के फॉर्मूला तो है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम एम एक्स प्लस बी, ठीक है। जो प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है ना, वो हमारे पास हाइपोथेसिस होती है कि हमने प्रिडिक्ट क्या चीज करनी है, ठीक है। पैरामीटर्स हमारे पास क्या होते हैं? बीटास या थीटास, ठीक है। कॉस फंक्शन हमने अभी निकाल लिया है, ठीक है। आप इसको खाली ये भी लिख सकते हैं, ये चीज मीन हमने ले लिया ताकि हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आ जाए चीजें, ठीक है। मीन हमने इसलिए ले लिया ताकि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आ जाए हमारे पास चीजें। टू मीन हमने इसलिए लिया है क्योंकि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो टू इधर आ जाएगा,
तो हमारे पास ना इसको कैंसिल आउट करने में आसानी है। बस इसलिए स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज के अंदर ये कन्वेंशन फॉलो होती है 1/2 m, तो हम इसको कॉस्ट फंक्शन को ले लेते हैं। ठीक है, और हमारा गोल क्या होगा एट द एंड कि इस कॉस्ट कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करें। ओवरऑल यही प्रोसेस है लीनियर रिग्रेशन। हर के अंदर यही होगा कि हम हाइपोथेसिस डिफाइन करेंगे कि हमारी प्रेडिक्शन क्या होगी। ठीक है, फिर पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे, कॉस्ट फंक्शन डिफाइन करेंगे, और उसका गोल हर हर का गोल एक ही होगा कि मिनिमाइज करना होगा। यहाँ पे अगर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखेंगे आगे तो उसका कॉस्ट फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हम इसी वे में लेके चीजें चल रही होंगी कि अगर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ रहे होंगे उसका कॉस्ट फंक्शन डिफरेंट होगा। अगर कॉस्ट फंक्शन होगा, ठीक है, उसका हाइपोथेसिस होगा, उसके पैरामीटर्स होंगे, यही बेसिस के ऊपर हमने ना एक एल्गोरिथम पढ़ा है। तो लीनियर रिग्रेशन हमने अभी सिंपल पढ़ी है, मल्टीपल पढ़ी है, कोई किसी भी किस्म की कंक्लूजन, कोई सर कंक्लूजन लॉस फंक्शन जीरो भी हो सकता है या नहीं जीरो होता? हो सकता है, हो सकता है। वो केस कल डिफाइन कर पढ़ना है हमने कि जीरो फंक्शन जीरो हो जाए ना लॉस फंक्शन। तो एक और केस आया था ओवरफिटिंग का। ठीक है, मैंने ओवरफिटिंग दोबारा भी बताया, कल भी बताया थोड़ा सा। ओवरफिटिंग ये चीज होती है कि यार लॉस जीरो आ रहा है, ठीक है, मतलब कि परफेक्ट है, इसका कोई लॉस है ही नहीं, परफेक्ट एल्गोरिथम। और परफेक्शन नाम की चीज नहीं होती है रियल लाइफ के अंदर। ठीक है, तो वो ओवरफिट हो गया। ओवरफिट का मतलब क्या हो गया कि ट्रेनिंग डाटा के ऊपर तो 100% रिजल्ट दे रहा है, बेस्ट रिजल्ट दे रहा है, लेकिन इन द फ्यूचर अगर उनको डाटा आ रहा है तो वो अच्छे रिजल्ट दे रहा है। इसलिए क्या एल्गोरिथम ने रट लिया आपके पॉइंट्स को सारे, रट्टा लगा दिया। ठीक है, और वो चीज सही नहीं होती। तो लॉस फंक्शन अगर जीरो आ रहा हो और आप लेकर जाए अपने मैनेजर या किसी बंदे के पास, ठीक है, अपने क्लाइंट के पास, और कहेंगे इसका लॉस तो जीरो है, तो आप कहेंगे भाई जान जाओ ये ओवरफिटेड है, ठीक है, इसको रेगुलराइज करके लाओ। तो हम कल देखेंगे ओवरफिटिंग को। ठीक है, लॉस और रिस्क, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, परफेक्शन नहीं होती है दुनिया के अंदर। परफेक्ट हमारे पास डाटा कभी भी नहीं आएगा, मतलब कि कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या होती है? ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होती है? लीनियर से हमें एक चीज डिफाइन हो रही थी कि लीनियर वो चीज होती है, लीनियर वो चीज होती है जिसके अंदर पावर मैक्सिमम भी वन हो। ठीक है, ये चीज तो देख रहे हैं हम तक से। पॉलिनोमियल क्या चीज होती है? पॉलिनोमियल ये चीज होती है कि जिसके अंदर स्क्वायर्स या क्यूब्स ये चीजें आ गई। ठीक है, अगर हमारे पास स्क्वायर्स और क्यूब्स आते जाएंगे ना, तो हमारे पास कुछ इस टाइप की शेप बनती रहेगी। हमारे पास शेप चेंज होती रहेगी ना। लीनियर ये शेप थी सीधी, तो हमारे पास स्क्वायर और क्यूब के केस के अंदर शेप डिफरेंट होती रहेगी ना। ठीक है, रियल लाइफ सिनेरियो की बात कर रहे हैं अगर, तो रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर हो सकता है कि हमारे पास बिल्कुल ना ऐसे पॉइंट्स आ जाए जो लीनियर वे में, फिर हम उसके अंदर बेस्ट फिट लाइन या बेस्ट फिट प्लेन को निकाल लेंगे। लेकिन रियल रियल लाइफ के अंदर ज्यादातर आपके पास डाटा किस तरह आएगा? पॉलिनोमियल वे के अंदर आएगा, कि आधा डाटा कुछ इधर पड़ा होगा, कुछ इधर पड़ा होगा, कुछ इधर पड़ा होगा। तो उस केस के अंदर हमें लीनियर से काम नहीं चल रहा होगा, हमें एक पूरा पैटर्न निकालना पड़ेगा इन दिस सेंस। और पैटर्न इन दिस केस क्या बन रहा है? ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है? हमारा ये पैटर्न बन रहा है in this case, और ये लाइन सीधी नहीं है, हमारा ये पैटर्न बन रहा है कुछ। ठीक है, तो अब हम किस तरीके से ये पैटर्न निकालते हैं वो हमारा पॉलिनोमियल सॉल्व है। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या कहते हैं कि हम इसके अंदर स्क्वायर्स लेना शुरू कर देते हैं। हमारे पास ये वाली वैल्यू थी अभी मल्टीपल के अंदर, अभी निकाला था हमने ये फॉर्मूला मल्टीपल का। ठीक है, अब हम उसके अंदर सिर्फ वैल्यूज ऐड करते रहते हैं, एक्स वन का स्क्वायर या एक्स वन का क्यूब। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमने स्क्वायर लेना है या क्यूब भी लेना है या उसकी पावर 4 भी लेनी है? तो डिपेंड्स ऑन द डाटा, डिपेंड्स ऑन द लर्निंग। ठीक है, ये यही काम होता है मशीन लर्निंग का, कि हम उसको लर्न करवाते हैं चीजों को, लर्न करवा के देखेंगे हम आगे कि हमने पावर 2 तक लेना है, पावर 3 तक लेना है, कहाँ तक लेना है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल वे में सिंप्लीफाई करते हैं उसको, कि पॉलिनोमियल डाटा जो होगा
वो आपका ये काम कर रहा होगा कि सबसे पहले तो लीनियर डाटा क्या करते थे, एक लाइन या प्लेन ड्रॉ करते थे, सीधा होता था, तो पावर 1 होती थी मैक्स। ठीक है। पॉलिनोमियल का कह रहा है पावर्स के साथ ब्रेक कर रहा है, मल्टीपल लीनियर पावर्स को ऐड करके तो वो लीनियर इक्वेशन है, कोई फर्क है नहीं दोनों। ठीक है, पहले हमारे पास एक वैल्यू थी एक्स की, एक वैल्यू थी दूसरे एक्स की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो इनपुट्स थे, एक वैल्यू तो इनपुट वन की और एक वैल्यू तो इनपुट टू की। इतना ही आसान था मल्टीपल। अब हमारे पास एक वैल्यू से ज्यादा हो सकती है एक इनपुट की, बस इनपुट वन है कि इनपुट टू है, हो सकता है मैं इनपुट वन की दो से तीन वैल्यूज ले रहा हूँ, इनपुट वन का स्क्वायर भी ले रहा हूँ, क्यूब भी ले रहा हूँ, पावर फोर भी ले रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह इनपुट वन का स्क्वायर ले रहा हूँ, क्यूब ले रहा हूँ, पावर फोर ले रहा हूँ। तो हमारे पास दो इनपुट्स की ही मल्टीपल वेरिएंस आ गया। ठीक है, इसमें भी हमने क्या करना है, फाइंड बीटा ही करते हैं। ठीक है, एक एक चीज आपको समझ आ गई तो आपको आगे भी समझ आ गई, क्योंकि एक्स हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, हमने क्या करना है, उसकी पावर ही देनी है ना। ठीक है, एक्स टू भी हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तो हमने फाइंड क्या करना है, इस पर बीटास को फाइंड करना है। जब हमारे पास बीटास फाइंड हो जाएंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। पॉलिनोमियल ये कहते हैं कि पहले जो हमारा एक सीधी लाइन बन रही थी, सीधी लाइन को हम वो अपनी मर्जी से डाटा के ऊपर प्लॉट करना शुरू कर देंगे। क्यों, इसका फायदा ये है कि डाटा जो होता है वो रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर परफेक्ट नहीं आता। ठीक है, डाटा परफेक्ट नहीं होता रियल लाइफ सिनेरियो में। अब मैं ओवर फिटिंग के ना थोड़ा सा आपको मोटिवेशन दे देता हूँ कि ओवर फिटिंग क्या चीज होती है। ठीक है, ओवर फिटिंग आपके ये कहते हैं कि लेट्स से यहाँ तक आप पहले बताएंगे सब कुछ क्लियर है, सब कुछ आइडिया क्लियर है, ग्रेडियंट डिसेंट मल्टीपल और पॉलिनोमियल। जिसने डिपेंड्स ऑन द डाटा अगेन, यहाँ पे कौन सा डाटा है। ठीक है, यही तो हमने देखना है कि डाटा के बेस के ऊपर हमने कौन सी रिलेशन लगानी है। आपको अभी तक आइडिया हो गया होगा, अभी तक देखकर ही पता लग गया होगा कि यार कि अगर मेरे पास सिर्फ एक इनपुट है और उस बेस के ऊपर मैंने कुछ प्रेडिक्ट करना है, तो मेरे पास कौन सी रिग्रेशन लगेगी, आप ही बताएं मुझे। और मैंने प्रेडिक्ट करना है, मेरे पास डाटा ही ऐसा है कि मेरे पास सिर्फ एक इनपुट है, लीनियर तो लगेगी, कौन सी लीनियर है। सिंपल लीनियर लगेगी ना, एक इनपुट है कौन, लीनियर। लीनियर रिग्रेशन लगेगी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन की कौन सी टाइप लगेगी। ठीक है, हमारे पास अभी तक हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ी है, मल्टीपल पढ़ी है, पॉलिनोमियल पढ़ी है। अब हमारे पास कुछ इस टाइप का डाटा हुआ। ठीक है, जो लीनियर का टाइप का डाटा है। ठीक है, हमारे पास पॉइंट्स है जो लीनियरली डिस्प्लेड है, लेकिन इनपुट हमारे पास एक से ज्यादा है। तो इस केस के अंदर निशान आप बताएं कि हमारा कौन सी टाइप लगेगी लीनियर रिग्रेशन की। मेरे पास डाटा लीनियर टाइप का है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। और अगर मेरे पास डाटा आ गया है, ठीक है, डाटा का कुछ पैटर्न नहीं बन रहा, कोई लीनियरिटी नहीं है, कोई डाटा ऊपर पड़ा हुआ है, कोई डाटा के हम प्लॉट करके देखेंगे। प्लॉट करके सबसे पहले डाटा है उसको प्लॉट करके देखते हैं, मैट प्लॉटिंग हमने इसलिए पढ़ी है। तो डाटा का पैटर्न कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे बन रहा है, लीनियर नहीं बन रहा, तो फिर हम उस केस के अंदर, और हमारे पास इनपुट भी ज्यादा है। ठीक है, एक भी हो सकती है, तो इस केस के अंदर हम कौन सी लगाएंगे, क्या कहते हैं, रिग्रेशन। इस केस में कौन सी रिग्रेशन, लाइबा आप बताएं। पॉलिनोमियल से, ठीक है बता दें, पॉलिनोमियल लगेगी, क्योंकि पता लग रहा है, डाटा को देख के पता लग रहा है कि इसके अंदर कौन सी टाइप है। ये तो नंबर्स है, अगर हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा आ गया तो हम उसको वो क्लासिफिकेशन लगा रहे हैं। ठीक है, डाटा को देख देख के आपको उसी टाइम पता लग रहा है इसको इसके ऊपर कौन सी होगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ना इंट्यूशन दे देता हूँ ओवर फिटिंग की। ठीक है, बिल्कुल ना आसान वर्ड्स में समझाऊंगा, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे ओवर फिटिंग को। नेक्स्ट से मेरे पास एक ना, अगेन इसको इसी को ले लेते हैं। ठीक है, मेरे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ है मेरे पास। ठीक है,
यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट मेरे पास किधर है। मेरे पास अभी तक इतना ही डाटा है, ठीक है। लेट्स से एक पॉइंट मेरा इधर है, एक पॉइंट मेरा इधर है, मेरे पास इतना ही डाटा है। इन दिस केस मेरी बेस्ट फिट लाइन कौन सी होगी? ऑब्वियस सी बात है कि मेरी बेस्ट फिट लाइन ये होगी कि मेरे पास लेट्स से कि एक डाटा इधर है और एक पॉइंट इधर है, लेट्स से तो बेस्ट फिट लाइन यही होगी ना। इन दिस केस मुझे एरर बताएं, लॉस बताएं क्या है, जल्दी से बता दें, लॉस बता देंगे, लॉस बता दें। जीरो। ये लेकिन रियल लाइफ के अंदर लॉस हमारा जीरो नहीं होता है। अब हमने हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, लेट्स से मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, उससे अगला पॉइंट आता है इधर, उससे अगला पॉइंट आ जाता है लेट्स से इधर, ठीक है। तो ये तो कितनी कितनी घटिया लाइन हमने प्लॉट की है। ट्रेन तो हमने कर लिया, इसके ऊपर ट्रेनिंग होगी, लॉस जीरो आ गया, टेस्ट है, ठीक है। लेकिन जब हमने टेस्ट किया तो पॉइंट्स इधर आ रहे थे, इधर आ रहे थे, इधर आ रहे थे, बहुत ही पसंद आता है, ठीक है। हमारे पास प्रोडिक्शन हो रही है, जाहिर है ना, प्रोडिक्शन क्या ही हो रही है। तो इन दिस केस डेटा इज ओवरफिट। ओवरफिट ये कहते हैं कि यार हमारे पास जो है ना, ट्रेनिंग, दो टाइप के डाटा होते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था ट्रेनिंग डाटा सेट और टेस्टिंग। ट्रेनिंग के लिए तो इसकी एक्यूरेसी हाई हो, लेकिन टेस्ट जब हम करने लगे तो एक्यूरेसी ड्रॉप होना चाहिए, ठीक है। तो इन दिस केस हमारा जो डाटा है वो ओवरफिट हो। ओवरफिट क्या कहते हैं कि यार इसने पॉइंट्स को रट ली, या अगर इन दिस केस ओवरफिटिंग क्या होगी, इन दिस केस ओवरफिटिंग होगी पॉलिनोमियल के केस के अंदर, ये पॉलिनोमियल के केस के अंदर ओवरफिटिंग ये होगी, ये सारे पॉइंट से निकल रहे हैं तकरीबन, हर पॉइंट को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉलिनोमियल के केस के अंदर इस टाइप की कुछ चीज बन रही होगी पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैं इससे ट्रेन डाटा के ऊपर कोई भी सवाल पूछूंगा, ये मुझे तकरीबन नियर टू 100% एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह की कुछ मेरे पास बन रहा होगा पैटर्न, अभी भी स्टक है या सही होगी? अब सही होगी इसकी? दोबारा रिपीट करता हूँ, दोबारा देखते हैं, ठीक है। अगर आपको मैच से हमारे पास ये दो पॉइंट्स है, इन दिस केस हमारा क्या एरर, हमारा क्या जीरो है, ये परफेक्ट फिट कर रही है। ट्रेन करते वक्त हमारा एरर जीरो हो गया, ठीक है। दी बेस्ट हमारे पास रिजल्ट आ गया, हम भी बड़े खुश हैं कि यार मेरा मॉडल आउट परफॉर्म कर गया, जीरो एरर। ट्रेनिंग में आउट ऑफ सिलेबस चीज आ गई थी, आउट ऑफ सिलेबस आ गई है। एक पॉइंट इधर आ रहे हैं, एक पॉइंट इधर आ रहे हैं, एक पॉइंट इधर आ रहे हैं। तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी, ठीक है, तो बहुत हाई है। और टेस्टिंग एक्यूरेसी अगर आपकी ड्रॉप हो जाए तो ये आपका क्या कर रहा होगा, ओवरफिट कर रहा होगा, ओवरफिट कर रहा होगा। फिट क्या कहते हैं कि ट्रेनिंग डाटा के ऊपर ये फिट कर रहे हैं, लेकिन हमें ट्रेनिंग डाटा नहीं चाहिए, हमें ओवरराइज ओवरऑल जनरलाइज सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। ओवरफिट ये होता है, और इसी तरह एक चीज होती है अंडरफिट, ठीक है। अंडरफिटिंग ये होती है कि यार ट्रेनिंग पे भी गंदा काम कर रहा है और टेस्टिंग में भी गंदा काम कर रहा है, ये चीज अंडरफिटिंग होती है, ठीक है। इसको हम रिजॉल्व करने के लिए दो चीजें करते हैं।
ठीक है, लासो और रिच, रेगुलराइजेशन, लासो और रिच, इसको हम L1 कहते हैं, इसको हम L2 कहते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम एक टर्म को ऐड कर देते हैं ताकि ताकि हमारा जीरो ना आए। स्लोप का स्क्वायर ऐड कर देंगे, या तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कर देंगे। ये लैम्बडा भी हम उसी वे में ले रहे होंगे जिस वे में हम लर्निंग रेट लेते थे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये एक टर्म के अंदर ऐड हो गई, अगर इसका आंसर जीरो भी आ रहा है तो कॉन्स्टिट्यूट टू सम वैल्यू, ठीक है। इसको हम कल डेप्थ में पढ़ते हैं। यहाँ तक कोई लासो और रिच रिग्रेशन कल पढ़ेंगे, ठीक है। गेन स्टॉक कहाँ पर लास्ट हमने देखा था, दोबारा रिपीट, लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ा था, वहीं से दोबारा repeat। थोड़ा पीछे से करता हूँ ताकि रिकॉर्डेड लेक्चर जो ले रहा हूँ उसमें भी आसानी से समझ आ। मेरे पास एक ग्राफ था, मेरे पास एक डेटा है, मैंने मॉडल को ट्रेन किया, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट ये था, ठीक है, एक पॉइंट ये था, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, मेरे पास डाटा 100% फिट हो गया, एरर जीरो आ गया। लेकिन टेस्टिंग के टाइम पे क्या हो गया, टेस्टिंग के टाइम पे मेरा एक पॉइंट इधर आ गया, एक पॉइंट इधर आ गया, तो मेरे पास ये डाटा ट्रेनिंग के लिए तो बेस्ट है, लेकिन टेस्टिंग के टाइम पे ये ना गंदा परफॉर्म करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे जो मॉडल के रिजल्ट होंगे वो खराब। तो ओवर फिटिंग ही कहते हैं कि ट्रेनिंग के अंदर एक्यूरेसी हमारी हाई है, ठीक है, लेकिन टेस्टिंग के अंदर हमारी एक्यूरेसी ड्रॉप हो रही है, ठीक हो गया। यही करता है आपका ओवर फिटिंग का काम। तो ओवर फिटिंग में क्या कहते हैं कि ट्रेनिंग जब मैं कर रहा हूँ तो वो ओवर फिट कर रहा है डाटा, ठीक है, ट्रेनिंग के केस के अंदर डाटा ओवर फिट कर रहा है कि मेरे पास जो भी है वो उसको फिट हो रहा है, एक्चुअल बैठ रहा है। अगर रियल लाइफ केस के अंदर इस तरह नहीं होता है, फिट नहीं होती है चीज, हमने जनरलाइज सोल्यूशन निकाला कि ओवर फिट कर रहा है, इससे कोई नया डाटा आएगा वो काम खराब हो जाएगा। अंडर फिट क्या होता है, अंडर फिट ये चीज होती है कि यार मेरा वैसे भी परफॉर्मेंस उसकी फारिग है, ठीक है, और टेस्टिंग में भी और ट्रेनिंग में भी, जहाँ तक टाइम, जहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा ओवर फिटिंग से बचने के लिए ना, ओवर फिटिंग से बचने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, L1 और L2, ठीक है। L1 और L2 हमारा क्या करते हैं, ये लॉस के अंदर जो होता है ना, ठीक है, आपका L1 और L2 क्या करते हैं, यहाँ पे थे लासो और रिच, L1 और L2, L1 और L2 हमारा क्या करेगा कि कुछ टर्म को ऐड कर देगा लॉस के अंदर। लॉस हमारे पास अगर जीरो भी होना तब भी उसके अंदर कुछ ऐड हो गया, इसका फायदा पता है क्या होगा, कि लॉस हमारा कभी जीरो नहीं, इसको हम कल इन डेप्थ पढ़ेंगे, लासो और रिच। यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन, ओवर फिटिंग का तो आइडिया क्लियर हो गया, ओवर फिटिंग तो क्लियर हो गया ना, क्या कि रट लिया उन्होंने उसने डाटा को, इस डाटा पॉइंट को क्या कैसे हुआ। कि आज हमने यही पढ़ा, मल्टीपल रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ग्रेडियंट डिसेंट और ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग हम कल इन डेप्थ और पढ़ेंगे, ठीक है? और क्लासिफिकेशन की तरफ करेंगे, क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम पढ़ने के बाद हम साइकिल टाइम करेंगे, आईएस, ठीक है, आगे पीछे ट्विक अराउंड कर सकते हैं, लेकिन अभी तो प्लान मेरा ये है कि इस पे मेरे ठीक। कोई क्वेश्चन हो तो, कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन, तो कल इंशाल्लाह फिर हम ओवर फिटिंग से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को दोबारा। कोई क्वेश्चन है?